10 मिनट बाद शहर से आई दोनों महिलाएं प्रवेश द्वार के ठीक बाहर खड़ी इनोवा के अंदर बैठी थीं। अहमद ने इंजन चालू कर दिया था और वह निकलने के लिए तैयार था। मिश्रा ने सावधानी से ममता का ट्रॉली सूटकेस गाड़ी के पीछे रखा और दरवाजा बंद कर दिया। फिर वह सामने वाली यात्री सीट की खिड़की के पास आए जहां ममता बैठी थी और हाथ हिलाया। शीशा नीचे हुआ और ममता ने बाहर देखते हुए मुस्कुराकर कहा, सॉरी मिश्रा, आपको हमारे लिए जो भी परेशानी उठानी पड़ी उसके लिए। सब ठीक है ममता जी, मिश्रा ने सुखद मुस्कान के साथ जवाब दिया। अलविदा, ममता ने खिड़की बंद करते हुए कहा। पिछली सीट पर अकेली बैठी तारा ने भी हाथ हिलाया। जैसे ही एसयूवी चलने लगी उसने अपने कानों पर हेडफोन लगा लिए ताकि ममता की आगे की किसी भी बात को अनसुना कर सके। जब इनोवा संकरी कच्ची सड़क पर चल रही थी तभी पांडे की बजाज चेतक अचानक मुड़ी और उनकी ओर बढ़ने लगी। ममता, जो अपने फोन पर बेकी को प्रोजेक्ट से हटने की सूचना देने के लिए ईमेल टाइप करने में मग्न थी, अहमद की आवाज से अपने ख्यालों से जागी। मैडम, पुलिस वाला है क्या? ममता ने हैरानी में विंडो स्क्रीन से बाहर झांकते हुए कहा। स्कूटर तेजी से उनकी ओर आया और उनका रास्ता रोकने के लिए आगे खड़ा हो गया। अहमद ने रफ्तार धीमी की और सड़क पर गाड़ी रोक दी। पुलिस इंस्पेक्टर हर कदम में अहंकार ले उनकी ओर बढ़ा। कच्ची सड़क पर एक बड़े पत्थर से उसका पैर टकराया और वह लड़खड़ाया, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। पांडे ने अपना मास्क नीचे किया जिससे उसकी घनी मूंछें दिखाई दी जो दोनों तरफ ऊपर की ओर मुड़ी हुई थी, और ममता की खिड़की पर दस्तक दी। ममता ने बटन दबाया जिससे खिड़की आधी नीचे हो गई। पांडे ने उसे पूरी तरह खोलने का इशारा किया क्षणों तक और उसने पालन किया। वह खिड़की की कगार पर अपना हाथ टिकाकर अंदर की ओर झुका। पांडे, इंस्पेक्टर परशुधर पांडे, उसने अपना परिचय दिया। नमस्ते इंस्पेक्टर, ममता ने जल्दी से जवाब दिया। तारा ने अपने हेडफोन हटा दिए थे और इस बातचीत को देख रही थी। लगता है आप जल्दी में हैं, कोई फ्लाइट पकड़नी है क्या? चिंता न करें, यहां पहले एयरपोर्ट बनने की जरूरत है, उसमें 30-50 साल और लग सकते हैं, इसलिए कोई जल्दी नहीं है। पांडे ने टिप्पणी की। उसका व्यंग्यात्मक लहजा महिलाओं से छिपा नहीं रहा। नहीं, हम वापस दिल्ली जा रहे थे। और आप यहां क्यों आई थीं? मैं एक स्टोरी के लिए आई थी। पांडे ने ऐसे आवाज निकाली जैसे वह बहुत प्रभावित हुआ हो। एक स्टोरी? तो आप लेखिका हैं? नहीं, वैसे मैंने कुछ किताबें लिखी हैं, लेकिन मैं एक पत्रकार हूं। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं? ममता, ममता मैथ्यूज। मैथ्यूज ईसाई, आपका एजेंडा क्या है? चावल की एक बोरी देकर इन भोले भाले अनपढ़ों का धर्म परिवर्तन कराने की योजना है? पांडे के शब्द एक नए रेजर ब्लेड की धार की तरह तेज थे। नहीं, मैं ईसाई नहीं हूं, ममता ने उसके लहजे से आहत होकर स्पष्ट किया। मैं एक नॉन अफिलिएट, किसी धर्म से न जुड़ी हुई हूं। नॉन क्या? पांडे ठिठक गया। मैं किसी भी संगठित धर्म को नहीं मानती। नास्तिक के लिए एक फैंसी शब्द है, मुझे पसंद आया। या फिर आप लोगों का धर्मांतरण करने के लिए ऐसा होने का नाटक कर रही है? पांडे की मुस्कान अमित्र और संदिग्ध थी। उसने ड्राइवर और फिर ममता के पीछे बैठी तारा पर नजर डाली। वापस ममता की ओर मुड़ते हुए उसने जारी रखा। आपने कहा कि आप एक स्टोरी के लिए आई थीं, क्या वह आपको मिल गई? हां इंस्पेक्टर, ममता ने झूठ बोला। उसे अपने दिल की धड़कन तेज होती महसूस हुई। उसके माथे पर पसीना आ गया। उसे लगा कि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही है। उसने चुपके से अपने पैरों की उंगलियों को एक दूसरे पर चढ़ा लिया। मैं भी एक स्टोरी लिख रहा हूं ममता जी, पांडे ने व्यंग्य से कहा। एक बहुत ही दिलचस्प मर्डर मिस्ट्री। वास्तव में मैंने आज सुबह ही शुरू की है। मुझे लगता है कि मैं इसे एक लेखक सह पत्रकार की मदद से पूरा कर सकता हूं। क्या आप मेरी मदद नहीं करेंगी ममता जी? ममता ने पांडे की पूछताछ के पीछे छिपे अर्थ को समझ लिया। उसका धैर्य जवाब देने लगा था और हताशा बढ़ने के साथ उसे महसूस हुआ कि उसकी एंटी डिप्रेशन विषम दवा का असर खत्म हो रहा है। आप मुझे इस तरह धमका नहीं सकते इंस्पेक्टर पांडे, वह रोने की कगार पर पहुंचते हुए चिल्लाई। आप नहीं जानते कि मैं कौन हूं।
पांडे ने अपनी मूंछों पर ताव दिया और भौहें ऊपर चढ़ाई। बताइए मुझे, उसने पलटकर जवाब दिया। इंस्पेक्टर पांडे, मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध पत्रकार हूं। बस मेरा नाम गूगल करें और आपको पता चल जाएगा। आप मेरे साथ बिशु की हत्या के संदिग्ध की तरह व्यवहार कर रहे हैं, और वह भी बिना किसी सबूत के। आपको ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है, ममता ने दृढ़ता से कहा। तो आपको बिशु की हत्या के बारे में पता था और आपने भागने की योजना बनाई। पांडे की नजरें उस पर जम गईं, लेकिन ममता ने नजरें चुरा लीं। उसने आह भरी, ममता जी, अंतर्राष्ट्रीय हो या स्थानीय, यह मेरा अधिकार क्षेत्र है। एक बार जब मुझे फॉरेंसिक रिपोर्ट मिल जाएगी, तब आप जाने के बारे में सोच सकती हैं। तब तक आप यहीं रुकेंगी। लेकिन यहां सुरक्षित नहीं है, ममता ने विरोध किया। हम 2 महिलाएं एक ऐसे गांव में हैं जहां सिग्नल भी नहीं है। हम एक एसओएस तक नहीं भेज सकते। तो फिर आपको इतना साहसी नहीं होना चाहिए था। अरे पांडे जी, मिश्रा की आवाज ने बीच में टोका। पांडे मुड़ा और देखा कि मिश्रा इनोवा के कुछ गज पीछे खड़े थे। उन्होंने कुछ मिनटों तक बात की। ममता सुन नहीं सकी कि वे क्या बोल रहे थे, लेकिन अंततः पांडे ने सिर हिलाया और ममता को एक सख्त नजर देते हुए अपने स्कूटर की ओर लौट गया। जैसे ही पांडे अपना स्कूटर स्टार्ट करने के लिए संघर्ष करने लगा, मिश्रा इनोवा के पास आए। मैडम, पांडे जी को मत उकसाइए, वह बहुत सख्त है। ममता पांडे के स्कूटर के साथ की जा रही मशक्कत को देखती रही। उसके जाने के बाद मिश्रा ने उसे सूचित किया, मैंने उन्हें जाने के लिए मना लिया है, लेकिन आपको सहयोग करना होगा। ठीक है, ममता ने सिर हिलाया। मुझे एक ईमेल भेजना है। मुझे सिग्नल कहां मिल सकता है? गांव से बाहर निकलने के रास्ते पर कल्लू की दुकान के पास आपको सिग्नल मिल जाएगा। धन्यवाद, ममता ने तारा की ओर मुड़ने से पहले कहा। लगता है हमें तब तक रुकना होगा जब तक पांडे हम पर शक करना बंद न कर दें। तुम मिश्रा के साथ वापस क्यों नहीं चली जाती? मैं ईमेल भेजकर आती हूं। तारा का चेहरा खिल उठा और वह अपनी सहमति देते हुए इनोवा से बाहर निकल गई। ममता ने फिर अहमद को निर्देश दिया, चलिए उस मिठाई की दुकान पर चलते हैं। शायद एक कप चाय भी पी लूं, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। ठीक है मैडम, अहमद ने एक्सीलेटर दबाते हुए जवाब दिया। ममता ने वह ईमेल टाइप करना फिर से शुरू किया जो वह बेकी को लिख रही थी। प्रिय बेकी, उम्मीद है कि तुम स्वस्थ होगी। मैं तुम्हें बीरपुर की वर्तमान स्थिति के बारे में अपडेट देने के लिए लिख रही हूं। दुर्भाग्य से कल हमारे पहुंचने के कुछ ही समय बाद गांव में एक दुखद घटना घटी। जंगल में एक ग्रामीण रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाया गया। हमने तुरंत यहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन स्थानीय अधिकारियों ने हमसे अनुरोध किया है कि हम प्रारंभिक जांच पूरी होने तक कुछ और दिनों के लिए गांव में ही रुकें। मुझे यह बताते हुए गहरा खेद है। ममता ने एक पल के लिए सोचा कि वह इस तथ्य को कैसे कहे कि वह उस सारे तनाव से बचना चाहती थी जो उसके रास्ते में आने वाला था। बेकी ने ममता पर एक बड़ी स्टोरी का भरोसा तब जताया था जब वे जानती थीं कि उसने पिछले 11 महीनों में कुछ नहीं किया है। 30 मिनट पहले जब उसने मिश्रा से बिशु की मौत के बारे में सुना था, तब ममता ने बेकी और उन संपर्कों के बारे में सोचा भी नहीं था जिन्हें बेकी ने ममता को साथ लाने के लिए इस्तेमाल किया होगा। वह जानती थी कि प्रोजेक्ट से पीछे हटने से न केवल बेकी निराश होगी, बल्कि एक विश्वसनीय पत्रकार के रूप में उसकी प्रतिष्ठा भी धूमिल हो सकती है। फिर भी बीरपुर की बिगड़ती स्थिति के भारी तनाव और डर ने उसे अपनी भलाई को प्राथमिकता देने के लिए मजबूर किया था। ममता की चिंताएं बेकी के साथ उसके पेशेवर संबंधों से परे उनके व्यक्तिगत संबंधों तक भी फैली हुई थी। 6 महीने पहले जब ममता अपने जीवन में एक दुविधापूर्ण मोड़ का सामना कर रही थी, तब वह बेकी ही थी जिसने गर्भावस्था के 6ठे महीने में ममता के पक्ष में गर्भपात की कानूनी प्रक्रिया को तेज करने के लिए अपने प्रभाव का उपयोग किया था। जैसे ही यादों का सैलाब उमड़ा, ममता को आभार और अपराध बोध महसूस हुआ। वह बेकी के अटूट समर्थन के लिए उनकी आरणी थी और वह इस एहसास को नहीं छोड़ पा रही थी कि प्रोजेक्ट से
पीछे हटना उस भरोसे को तोड़ने जैसा होगा। तभी अहमद ने जोर से ब्रेक लगाए। इनोवा चरमराहट के साथ रुक गई। ममता अपनी सोच से बाहर आई और गुस्से में भरे ग्रामीणों की उस भीड़ को देखा जो बिशु के घर की ओर बढ़ रही थी। उस डागी ने जरूर बेचारे बिशु पर अपना जादू कर दिया होगा। ग्रामीणों में से एक ने दूसरे से कहा। दूसरे ग्रामीण ने जवाब दिया, वह एक डाकिनी है, मैं जानता हूं, और इससे पहले कि वह इस गांव में हर किसी को मार डाले उसे फांसी दे देनी चाहिए। ग्रामीणों के जहरीले नारे, जो बिशु की पत्नी को डाकिनी कह रहे थे, ने ममता की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। वही शब्द जो पिछली रात फुसफुसाया गया था अब भीड़ की मानसिकता के साथ गूंज रहा था, एक कमजोर महिला को दोषी ठहराने के लिए तैयार। ममता को याद आया कि पिछली शाम वह एक झोपड़ी के सामने से गुजरी थी, जहां उसने एक महिला के रोने और एक पुरुष द्वारा उसे प्रताड़ित करने की आवाज सुनी थी। वहीं उसने पहली बार बिशु का नाम सुना था। वह उस बारे में कुछ करना चाहती थी, लेकिन उसे ग्रामीणों के निजी मामलों में हस्तक्षेप न करने के लिए कहा गया था। हालांकि जैसा कि उसने अपने ईमेल में जिक्र किया था, एक रात के दौरान चीजों ने नाटकीय मोड़ ले लिया था। अंधविश्वासी ग्रामीण एक महिला पर जादू टोने का आरोप लगा रहे थे और ममता चुड़ैलों में विश्वास नहीं करती थी। वह अच्छी तरह जानती थी कि यह पुरुषों द्वारा महिलाओं के पंख काटने के लिए गढ़ा गया एक शब्द था। शर्मिंदगी ने उसे घेर लिया। वे सिसकियां, वह नाम, वह डरावना सच जिसे उसने नजरअंदाज किया था, अब उसके विवेक को कचोट रहा था। क्या वह तब हस्तक्षेप करने में विफल रही थी जब वह कर सकती थी? ममता का दिल धड़कने लगा जब उसे बांद्रा बैंड स्टैंड पर फादर साइमन की दी गई चेतावनी याद आई। उनके शब्द उसके दिमाग में एक पवित्र शपथ की तरह गूंज रहे थे। तुम बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम्हारे पास अभी भी कुछ उपहार हैं। उनका उपयोग उन लोगों की मदद के लिए करो जिनके पास नहीं है। उसी शाम अपनी स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास जाते समय ऑटो रिक्शा की यात्रा के दौरान बेकी द्वारा कहे गए शब्द ममता के विचारों को भेदते हुए एक स्पष्ट पुकार की तरह आए। यह कहानी सैकड़ों आदिवासी महिलाओं की दुर्दशा पर रोशनी डालने में मदद कर सकती है। ये जिंदगियां बदल सकती है। अचानक ममता की आंतरिक उथल पुथल फूट पड़ी। मैं ये क्या बकवास कर रही हूं? मैं भाग क्यों रही हूं? ममता की अंतरात्मा ने उससे कहा, इस महिला को मेरी जरूरत है। उसकी आंतरिक आवाज जो कभी सुप्त थी, अब उसके भीतर एक बवंडर की तरह गरजी, कार्रवाई की मांग कर रही थी। यह वही आवाज थी जिसने उसे सपने में ऑलिव ऑनेल तक पहुंचाया था। एक ऐसी आवाज जो अब उसे वीरपुर में एक कमजोर दलित महिला के सामने आने वाले आसन्न खतरे का सामना करने के लिए बुला रही थी। ममता ने अपनी आंखें बंद की, एक गहरी सांस अंदर ली और बाहर छोड़ी, और फिर अपनी आंखें खोली। उसने अपने मोबाइल की स्क्रीन की ओर देखा। वह इनपुट का इंतजार कर रही थी। कांपते हाथों से ममता ने अपने फोन से पीछे हटने वाले उन शब्दों को मिटा दिया। मुझे बताते हुए खेद है तेजी से हटा दिए गए। हर की स्ट्रोक के साथ उसका संकल्प मजबूत होता गया। इसके बजाय उसने टाइप किया, हम एक बड़े तूफान का सामना कर रहे हैं, लेकिन मुझे इसमें एक कहानी दिख रही है। तुम सही थी बेकी, ये जिंदगियां बदल सकती है। हम लड़ेंगे, लेकिन अगर चीजें और खराब होती हैं तो मुझे तुम्हारे सबसे मजबूत प्रभाव की जरूरत पड़ सकती है। तुम्हारी अपनी ममता मैथ्यूज। जैसे ही उसने सेंड बटन दबाया, उसके भीतर उद्देश्य की एक लहर दौड़ गई, जिसने उसके संदेहों को तूफान में सूखे पत्तों की तरह बहा दिया। वह आगे आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थी। हवा में शोक और क्रोध की कच्ची ऊर्जा घुली हुई थी। बिशु की जर्जर झोपड़ी के बाहर ग्रामीण उत्तेजित ततैया की तरह भिनभिना रहे थे। उनकी आरोप लगाती निगाहें कुहू की रूह को छलनी कर रही थी। मुखिया शेरा सिंह चरमराते पायदानों पर बैठे थे। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं और वे उठते हुए तूफान को शांत करने की कोशिश कर रहे थे। शांत हो जाओ, वे गरजे। उनकी आवाज काली पन्न की डाकिनी डाकिनी के नारों के शोर में बमुश्किल सुनाई दे रही थी।
मैं समझता हूं कि बिच्छू के जाने से हम सब सदमे में हैं, शेरा ने गंभीरता के साथ शुरुआत की। लेकिन मुखिया जी, कांस्टेबल ने हमें उसका शव तक नहीं ले जाने दिया। हम बिच्छू को अंतिम विदाई देने के लिए और कितना इंतजार करें? एक चिंतित ग्रामीण ने बीच में पूछा। कांस्टेबल अर्जन लाल ने मुझे बताया है कि शव को लखनागंज के मुर्दाघर ले जाया जाएगा। पोस्टमार्टम होने के बाद वे अंतिम संस्कार के लिए अवशेष लौटा देंगे, मुखिया ने नपे तुले स्वर में उत्तर दिया। अब बस भी करो, शेरा, भीड़ के बीच अभी अभी पहुंचे गुट्ठा ने कहा। क्या हम सच में इसे कत्ल मानते हैं? निश्चित रूप से हम सभी जानते हैं कि मेरे भतीजे के खिलाफ इस जघन्य कृत्य के लिए कौन जिम्मेदार है। वह झर उगलते हुए गुर्राया। काली बनने की डाकिनी वापस आ गई है और वह बदला लेना चाहती है। भीड़ में सहमति की गूंज उठी। उनका डर न्याय की एक विकृत भावना में बदल रहा था। हमें उन्माद के वश में नहीं होना चाहिए, मुखिया ने चेतावनी भरे लहजे में आग्रह किया। कानून को अपना काम करने दें। हालांकि मैं आपकी चिंताओं को पूरी तरह खारिज नहीं करता, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि डाकिनी की आत्मा को कई साल पहले ओझा बाबा ने बांध दिया था। यह नामुमकिन है कि वह उन तांत्रिक जंजीरों को तोड़कर आजाद हो गई हो। बांधी गई थी, हां, लेकिन उसकी रूह अभी भी इन जंगलों में भटकती है, गुट्ठा ने पूरे विश्वास के साथ घोषणा की। चंबा ने जोड़ा, उसे बस एक बर्तन, रहने के लिए एक शरीर चाहिए था। मैं कहता हूं उसने कुहू पर कब्जा कर लिया और सही समय का इंतजार किया ताकि इस गांव के पुरुषों से बदला ले सके। उसने तब तक इंतजार किया जब तक हम सब भूल नहीं गए, और जब हमें इसकी कम से कम उम्मीद थी, उसने हमला किया और अपना पहला शिकार चुन लिया। मुझे कुहू की चाची याद है, जो अपने गांव में काले जादू का अभ्यास करती थी, गुट्ठा ने डरावनी आवाज में कहा। जब हम किशोर थे तो उसने हम सबको अपने वश में कर लिया था। क्या तुम्हें याद नहीं है शेरा? शेरा चुप रहे। भीड़ द्वारा लगाए गए आरोपों के बोझ से उनका दिल भारी था। हालांकि मन ही मन वे उनकी बातों से प्रभावित हो रहे थे, लेकिन वे जानते थे कि वे कोई निर्णय नहीं ले सकते, खासकर अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद। उनके गांव में पुलिस का आना दुर्लभ था और स्थिति की गंभीरता उन पर भारी पड़ रही थी। मैंने कुहू से बात की है, वह सदमे में है और बोल नहीं पा रही है, शेरा ने भीड़ को बताया, बातचीत को आरोपों से हटाकर शोक की ओर ले जाने की कोशिश करते हुए। हमें उसे शोक मनाने का समय देना चाहिए। हमारे रिवाजों के अनुसार दाह संस्कार के बाद बिच्छू की विधवा का मुंडन किया जाएगा और वह बहिष्कृत झोपड़ी में रहेगी। लेकिन जब वह गर्भवती है तो उसका मुंडन कैसे हो सकता है? भीड़ में से एक आवाज आई। तुम एक खतरनाक रास्ते पर चल रहे हो शेरा, गुट्ठा ने अशुभ लहजे में चेतावनी दी। तुम संकेतों को नजरअंदाज कर रहे हो। एक गर्भवती डागी और उसका कुक्कुट पति, जो इस गठबंधन के बाद कभी मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रहा और अब जंगल में बेरहमी से मार दिया गया। इतिहास खुद को दोहरा रहा है, यहां तक कि वह गूंगी भी हो गई है। यह कोई संयोग नहीं है। एक मूर्ख भी देख सकता है कि कालीबन की डाकिनी वापस आ गई है और इस गर्भवती महिला के शरीर में समा गई है। हां, और हमारे समुदाय के नए कानून के अनुसार हमारे बीच मौजूद चुड़ैल से निपटने का केवल एक ही तरीका है। चंबा ने जोश में आकर चिल्लाते हुए कहा, चुड़ैल को फांसी दो। भीड़ द्वारा न्याय की मांग के बीच शेरा चुप रहे। एक पल के चिंतन के बाद मुखिया ने हाथ उठाया, सन्नाटा छाने का इशारा किया। भीड़ शांत हो गई, उत्सुकता से उनके फैसले का इंतजार करने लगी। मैं डाकिनी के संबंध में ओझा बाबा से सलाह लूंगा, उन्होंने भारी स्वर में घोषणा की। उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। इतना कहकर मुखिया वहां से चले गए। अपने घर की ओर लौटते हुए भीड़ की आरोप भरी नजरों से बचते हुए उन पर गुस्से और परंपरा का बोझ लदा था। इसके बाद भीड़ अपने घरों की ओर बिखर गई और ममता उन उग्र आरोपों के बाद वहीं खड़ी रह गई। उसने सब कुछ सुन लिया था। घबराहट के साथ वह कुहू की मामूली झोपड़ी के भीतर गई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अनदेखी आंखें उसके हर कदम का पीछा कर रही हो। अंदर अंधेरे ने उसे किसी कफन की तरह घेर लिया। खिड़की से छनकर आती मध्यम रोशनी से कोई सांत्वना नहीं मिल रही थी।
कुहू की देवरानी कुसुम सायों में चुपचाप खड़ी थी। उसकी नजर ममता के प्रवेश पर टिकी थी। कमरे की ठंड ममता की हड्डियों तक पहुंच गई। मिट्टी की दीवारें बाहर की दुनिया की गर्माहट को अंदर आने से रोक रही थीं। कोने में चूल्हा बुझा पड़ा था। उसकी राख फर्श पर निराशा की काली टहनियों की तरह बिखरी थी। कमरे में धीमी दबी हुई सिसकियां गूंजी, जिसने ममता का ध्यान अपनी ओर खींचा। वह खिड़की के पास पहुंची, जहां रोशनी की एक पतली किरण अंधेरे को चीर रही थी और नीचे कुहू की आकृति को रोशन कर रही थी। शोक में सिर झुकाए हुए कुहू अपने दुख में इस कदर खोई थी कि उसे ममता की मौजूदगी का एहसास भी नहीं हुआ। कोमल स्पर्श के साथ ममता ने कुहू के कंधे पर हाथ रखा। चौंककर कुहू ने अपना आंसुओं से भीगा चेहरा उठाया और वापस उन सायों में सिमट गई जो उसे एक सुरक्षात्मक पर्दे की तरह घेरे हुए थे। जैसे ही वह मंद रोशनी में खड़ी हुई, उसके फूले हुए पेट ने दीवारों पर एक डरावनी परछाई बनाई। ममता ने उस पेट पर गौर किया और वह परछाई उसे उस महिला की याद दिलाने लगी जिसे उसने पिछली रात देखा था। क्या वह तुम थी जिसने कल मुझे जंगल में बुलाया था? ममता की आवाज उस मंद रोशनी वाले कमरे में गूंजी जो भारी सन्नाटे से भरा था। कोई जवाब नहीं मिला। ओह, प्लीज मुझे बताओ। मैं ममता हूं, एक पत्रकार, एक दोस्त। उसने विनती की। उसकी नजर कुहू और दरवाजे पर खड़ी उसकी मौन देवरानी कुसुम के बीच घूम रही थी। कुसुम अपनी मातृभाषा में बोली, कुहू को सच बताने के लिए उकसाते हुए। फिर भी सन्नाटा बना रहा, जिससे उनके आसपास की हवा और ठंडी हो गई। ममता डटी रही। उसका संकल्प अटूट था। मैंने सुना है कि वे तुम्हारे लिए क्या योजना बना रहे हैं। तुम इसके लायक नहीं हो। हमें लड़ना होगा। क्या तुम समझ रही हो? खामोशी, बर्फीली खामोशी। धीरे धीरे कुहू आगे बढ़ी। उसका दागदार चेहरा हल्की रोशनी में चमक उठा। कुहू के चेहरे को बिगाड़ने वाले उन घावों को देखकर ममता की सांस गले में अटक गई। वह तारा जितनी बड़ी भी नहीं थी, महज 19 साल की लड़की। तुमने कब तक सहा है बेटा? ममता की आवाज भावनाओं से कांप गई। उसकी आंखों में आंसू चमकने लगे। इससे पहले कि कुहू जवाब दे पाती, गुस्सैल बूढ़ा गुट्ठा कमरे में घुस आया। उसकी आवाज गुस्से और तात्कालिकता से भरी थी। तुम अंदर ये क्या बकवास कर रही हो? क्या तुम भी मरना चाहती हो, शहर की औरत? बाहर आओ! उसने ममता की कलाई पकड़ी और उसे जोर से खींचकर बाहर ले गया। बाहर निकलते समय आक्रोश में आकर ममता ने उसे पीछे धकेल दिया। उसका गुस्सा सतह के नीचे उबल रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? ओ मैडम, अगर उसने तुम्हें छू लिया होता तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। तुम मुझे शुक्रिया कहोगी। उसने ऐसे कहा जैसे उसने उस पर कोई बहुत बड़ा एहसान किया हो। लोग एक बार फिर इकट्ठा होने लगे थे। मुखिया ने इस हंगामे पर गौर किया और तेजी से ममता की ओर बढ़े। अरे मैडम, क्या हुआ? मुखिया शेरा सिंह ने पूछा। यह औरत अंदर उस चुड़ैल से मिलने गई थी, गुट्ठा ने आरोप लगाया। उसे उस नाम से बुलाना बंद करो। उसका एक नाम है, ममता ने दृढ़ता से कहा। इससे पहले कि गुट्ठा पलटकर जवाब देता, शेरा सिंह ने हस्तक्षेप किया और एक इशारे इससे उसे चुप करा दिया। गुट्ठा ने अपनी मुट्ठी भींची और पीछे हट गया। मुखिया फिर ममता की ओर मुड़े और कहा, मैडम, आप यहां अपनी समाचार की कहानी लिखने आई थीं। कृपया वही करें और यहां से चली जाएं। आपको हमारे समुदाय के निजी मामलों में दखल देने की क्या जरूरत है? मैंने कल भी आपसे यही बात कही थी। मैंने सुना है कि आप लोग इस बेचारी लड़की के साथ क्या करने वाले हैं। मैं आपको ऐसा नहीं करने दे सकती। एक बार फिर, यह आपके मतलब की बात नहीं है। हमारे अपने विश्वास हैं, हम उनका पालन करना चाहेंगे। आप यहां आकर अपने विचार हम पर नहीं थोप सकती। कई साल पहले आपके लोगों ने ऐसा करने की कोशिश की थी, लेकिन हमने उन्हें बोरिया बिस्तर समेट कर वापस भेज दिया था। इसलिए कृपया इसे न दोहराएं। आप अपने विश्वासों का पालन करने के लिए स्वतंत्र हैं, चाहे वे कुछ भी हों, लेकिन इस देश का एक कानून है जो सभी नागरिकों को बांधता है। आप उसे नहीं तोड़ सकते। हम केवल अपनी जमीन के कानून का पालन करते हैं। अगर आप इसे चुनौती देना चाहती हैं तो आप बेझिझक इस जमीन के मालिक से मिल सकती हैं और अपना पक्ष उनके सामने रख सकती हैं। जमीन का मालिक?
हाँ, एक मुखिया के रूप में मेरी शक्तियां सीमित हैं। मुझे अपने गांव की भलाई देखनी है। हालांकि अगर कोई नियमों को बदल सकता है या नए कानून बना सकता है तो वह हमारे प्रिय और दयालु जमींदार इंद्र साहब हैं। आगे की बहस को बेकार समझकर ममता ने हार मानते हुए सिर हिलाया। मैं इंद्र से मिलूंगी। वह मुझे कहां मिलेंगे? मिश्रा से कहिए, वह आपको ले जाएगा। अंदर मध्यम रोशनी वाली झोपड़ी में कुहू बाहर हो रही उस तीखी बहस को ध्यान से सुन रही थी। उसकी उंगलियां अपने फूले हुए पेट पर रेंग रही थीं। उसकी आंखों से आंसू निकलकर उसके पेट की फटी त्वचा पर गिर पड़े। वह अपने फैसलों पर विचार कर रही थी। उसका दिल शैतान बिशु को अपना पति चुनने के पछतावे से भारी था। अब जब शैतान चला गया था और उसका भाग्य तय हो चुका था तो उसे एक गहरा इस्तीफा महसूस हुआ। जैसे जैसे बाहर आवाजें तेज होती गईं, कुहू शहर से आई उस महिला के लिए सहानुभूति महसूस किए बिना नहीं रह सकी, जो गांव के जड़ जमा चुके विश्वासों को चुनौती देने की व्यर्थ कोशिश कर रही थी। वह अच्छी तरह जानती थी कि कुक्कुटों के नए कानून के खिलाफ प्रतिरोध करना कितना निरर्थक है। बाहर के उस शोर शराबे के बीच एक पुलिस वाहन के सायरन की जोरदार आवाज ने हवा को चीर दिया, जिससे चल रही बातचीत की आवाजें दब गईं। उस क्षण कुहू को अपने ऊपर एक वीरानगी छाती हुई महसूस हुई और वह अपने भाग्य के प्रति समर्पित हो गई, जबकि बाहर की दुनिया का कोलाहल बेरोक टोक जारी रहा।